नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। दाल के बढ़ते दामों के बाद अब वल्लभगढ़ का मामला भी बिहार में चुनावी मुद्दा बन गया है। राजनीतिक विरोधियों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है, तो वहीं तीसरे दौर का प्रचार भी जोरों पर है। महागठबंधन की ओर से लालू नीतीश ने रैलियों को संबोधित किया, तो बीजेपी की ओर से मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री और पार्टी सांसद ने ताकत झोंकी। इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे आज मतदाताओं को जागरूक करने का एक ऐसा रंगारंग कार्यक्रम जिसमें एक सुरीली आवाज ने समा बांध दिया। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र का आज का सफर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। वल्लभगढ़ का मामला बना बिहार का नया चुनावी मुद्दा। एनडीए और महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज। दाल की कीमतों पर बयानबाजी जारी। नीतीश कुमार के बाद लालू यादव का केंद्र पर आरोप। बीजेपी ने कहा जमाखोरों पर होगी सख्त कार्रवाई। तीसरे दौर के लिए चरम पर चुनाव प्रचार। लालू नीतीश की कई जनसभाएं। बीजेपी की ओर से हेमा मालिनी ने की रैली। पश्चिमी बिहार में बदहाल चीनी मिलें। घाटे में मिल मालिक तो पलायन को मजबूर गन्ना किसान और मिल मजदूर। दादरी और दाल के बढ़ते दाम मामले के बाद अब वल्लभगढ़ में दलित के घर आगजनी का मुद्दा बिहार चुनाव का हिस्सा बन गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला किया है। वहीं बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने हमलों का जवाब दिया। दलित के घर आगजनी, 2 मासूम बच्चों की मौत और अब सियासत। वल्लभगढ़ मामला बिहार चुनाव का अब नया मुद्दा है। राजनीतिक विरोधी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर इसका इल्जाम लगाया। लालू ने ट्वीट में लिखा, मैंने मोदी और गुरु गोलवलकर की दलित विरोधी किताबें जलाने की मांग की थी, पर इनके राज में तो दलितों को ही जिंदा जलाया जाने लगा। दलित पिछड़े एक हों। हालांकि जवाब में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार करते हुए ट्विटर पर लिखा, लेकिन लालू जी भूल गए कि उनके जंगल राज में बिहार में सबसे ज्यादा दलितों की हत्या हुई। आज वोट के लिए आंसू बहा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ भी नहीं थमा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं इस भयानक हादसे से सदमे में हूँ। वो कहाँ हैं जो दावा करते थे हमारी सरकार बना दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट करते हुए लिखा, जो हरियाणा में हुआ बहुत दुखद है। कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार चुनाव में अब दाल के बढ़ते दामों का तड़का लग गया है। केंद्र सरकार ने जहां राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं राज्य सरकार केंद्र को कटघरे में खड़ा कर रही है। चुनावी जंग में बुधवार को भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बरकरार रहा। दालों के बढ़ते दाम बिहार में अब चुनावी दंगल का हिस्सा बन गए हैं। केंद्रीय मंत्रियों के इल्जामों के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। कीमतें जो बिहार में बढ़ी है उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो नीतीश कुमार है। यहाँ राज्य सरकार की विफलता है। देश के दूसरे राज्यों में क्या है दाल का दाम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पलटवार किया, तो बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन के दूसरे नेताओं ने कटाक्ष किया। सब चीज न हो गया, दाल के साथ साथ प्याज, लहसुन, मसाला। बाजार में देखते हो कोई परचेजर है, कैपेसिटी नहीं है। 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। आज 1.5 साल हो गया है, दाल की कीमतें मुर्गे से ज्यादा हो गई हैं और सरकार तमाशाई बनी हुई है। दाल के दाम सिर्फ बिहार में नहीं, दिल्ली से लेकर गुजरात तक आसमान छू रहे हैं। आज की तारीख में बिहार में दाल का दाम और गुजरात में दाल का दाम बराबर है। अगर नीतीश कुमार दोषी हैं तो आनंदी बहन दोष मुक्त कैसे हैं? खुदरा बाजार बढ़ते दामों से पटे पड़े हैं। अरहर की दाल 200 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। बीजेपी की माने तो केंद्र सरकार दामों पर लगाम लगाने में लगी हुई है।
अरहर की दाल में जो कीमत बढ़ी है उसके लिए सरकार चिंतित है। हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दाल तो एक दिन में उगता नहीं है। जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप बढ़ा है उसकी वजह से दाल की कीमत बढ़ी। इसको तत्काल प्रभाव से रोकने का पूरा प्रयास हमारी सरकार कर रही है। महागठबंधन का आरोप है कि सरकार ने सही वक्त पर फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है और राज्य सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। जिम्मेदार अब कोई भी हो, नुकसान का ठीकरा आम जनता ही उठाने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी मौजूद हैं बातचीत के लिए। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमने सुना था कि बिहार की जो राजनीति है वो देश की राजनीतिक दिशा तय करती है, तो क्या इसीलिए जो राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, जो देश की राष्ट्रीय स्तर पर जो सियासत के मुद्दे हैं, वो बिहार चुनाव में उठ रहे हैं, या ये ऐसी रवायत रही है कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है, कभी भी कोई भी मुद्दा उठाकर आप पटक दीजिए, बस आपका नजरिया ये होना चाहिए कि विरोधी चित्त हो? कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप दाल और दलित की पॉलिटिक्स को इस वक्त बिहार की राजनीति में? देखिए, दाल और दलित को तो बिहार के चुनाव का मुद्दा बनना ही था। अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन काल के वाले किसी भी राज्य में दलित की हत्या होगी तो उसकी प्रतिध्वनि चुनाव में गूंजेगी ही, क्योंकि जब आप एक बार आरोप लगाते हैं कि भाई ये जंगल राज 2 का जो है आने का संकेत है, तो जाहिर है वो आरोप लगाएंगे। लेकिन आरोप लगाने के साथ साथ लोग ये भी तो देखेंगे कि क्या वाकई इनके शासन काल में कभी दलितों की हत्या नहीं हुई। तो जो एक सिनेमा का डायलॉग है कि खुद शीशे के घर में रहने वाले लोग दूसरे पर पत्थर नहीं मारते, तो उसी ढंग से लालू प्रसाद यादव के शासन काल में लक्ष्मणपुर बाथे से लेकर के आप बथानी टोला, मियाँपुर, अनेक नरसंहार हुए। और उसमें सबसे जो दुख का विषय यह है कि अभी हाल ही में लक्ष्मणपुर बाथे के सारे आरोपी भी मुक्त हो गए। तो मुद्दा बनेगा, लेकिन वो दूसरी ओर से भी बनाया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बल्लभगढ़ में जो भी घटना घटी है वो दुखद है, वो हरियाणा सरकार की विफलता का द्योतक है, वहां के कानून व्यवस्था की विफलता का है। बिहार चुनाव में ये मुद्दा बनेगा, लेकिन ये मुद्दा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चला जाएगा, वो मुझे नहीं लगता। वो तब जाता जबकि इसका अतीत बिहार में नहीं होता। लेकिन सर, क्या ये बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ मामला है? क्योंकि बात यहाँ पर दलित की हुई है और बिहार में जातिगत समीकरणों पर चुनाव लड़े जाते हैं, ये हमने सुना ही नहीं बल्कि देखा भी है। तो क्या ये एक तरह से जातिगत पॉलिटिक्स जो हावी रही है, इस बार भी दावे तमाम होते रहे कि नहीं साहब, इस बार पॉलिटिकल एंगल जो है वो विकासवाद पर है, वो तरक्की पर है, लोग तरक्की पसंद हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक तरह से कास्ट पॉलिटिक्स का जो ये घर वापसी हो रही है बिहार की राजनीति में, क्या ये उसी की परिणति है कि दलित का मामला एक बार फिर से गूंज रहा है? नहीं, इसलिए कि नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा था कि एक महादलित को आपने मुख्यमंत्री बना करके उसको काम नहीं करने दिया और उसको असम्मानित करके, अपमानित करके आपने हटाया है। तो वो बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में दलितों की क्या स्थिति है, वो तो उठाएंगे ही उठाएंगे। और आपकी बात यह है कि बिहार में कास्ट के आधार पर मतदान होता है, कास्ट के आधार पर पूरे देश में मतदान होता है, बिहार की चर्चा ज्यादा होती है, यूपी में भी होता है। यद्यपि इस बार कास्ट का मुद्दा उठाने की 1990 के दशक में चुनाव को ले जाने की एक कोशिश हुई है, लेकिन कास्ट के साथ साथ हम देखते हैं कि वो सारे मुद्दे वहां उठे हैं जो मुद्दे जनता के सरोकार से जुड़े हुए हैं। ये नहीं है कि वो मुद्दे चले गए हैं कास्ट के साथ साथ, तो दोनों समानांतर गति से इस बार बिहार में दिखाई दे रहे हैं। जो जन सरोकार के मुद्दे हैं वो भी है, जातीय समीकरण भी है। और इसीलिए समानांतर आपने क्योंकि शब्द इस्तेमाल किया, इसीलिए लग रहा है क्योंकि एक तरफ तो कास्ट पॉलिटिक्स का वो एंगल जरूर दिख रहा है, लेकिन दूसरा जेब से जुड़ा हुआ मामला है, विकास से जुड़ा हुआ मामला है, आर्थिकी से जुड़ा हुआ मामला है, अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है, वो है दाल का, महंगाई का। इसीलिए दलित के साथ साथ दाल भी उछल रहा है मुद्दा। हाँ, नहीं, देखिए, दाल के बारे में कुछ फैक्ट्स भी हमको बिहार के बारे में जानना चाहिए। 2012-13 में 5.43 लाख टन बिहार में दाल हुआ था। 2013-14 में 5.22 लाख टन हुआ, वो घटता गया। 2014-15 में आके 4.20 लाख टन हो गया। तो जाहिर है ये कमी है, लेकिन इसमें जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर बिहार सरकार दोषी है तो मध्य प्रदेश में क्यों दाल का दाम बढ़ा हुआ, ये बात ठीक है।
कि केंद्र सरकार ने जो 3 पत्र लिखे अलग अलग राज्यों को 22 मई, 15 जुलाई और 20 अगस्त को, वो बिहार सरकार को भी लिखा गया। जो 7 जुलाई को खाद्य मंत्रियों की बैठक थी, उसमें बिहार के मंत्री भी थे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने हर राज्य को समय समय पर कहा कि आप स्टॉक चेक कर लें। उसमें आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना ने और पश्चिम बंगाल ने, इन तीनों ने उसका लाभ उठाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो महंगाई के लिए फंड बनाया हुआ है 500 करोड़ रुपए का, वो अगर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो सेंटर उसमें जो है एड देती है अपना। बिहार ने नहीं बनाया है, ये सच है। दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया है और वो उन्हीं दाल में से सब्सिडी रेट पर खरीद के और दिल्ली में 100 रुपए किलो दाल बेच रही है। ये काम बिहार भी कर सकता था, बिहार ने नहीं किया है। लेकिन सर, आज मैं नीतीश कुमार का एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में जो दाल का दाम है उसकी तुलना बिहार से की है, पटना से खास तौर पर की है। और उस पायदान में पटना सबसे नीचे है, मेरे ख्याल से बहुत ही नीचे है अगर दूसरे राज्यों की तुलना करें। नहीं, 1-2 रुपए का अंतर है। अब जैसे अब भाजपा शासित राज्यों में छत्तीसगढ़ में सब्सिडी पर दाल मिल रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है, गुजरात में नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सारे राज्य सरकारों की फेलियर है। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के भी राज्यों ने उठा लिया है, वो बात सही है, लेकिन इसके आधार पर यह न्याय संगत साबित नहीं होगा कि नीतीश कुमार ने जो है कदम कोई उठाया है। नीतीश कुमार को यह बताना पड़ेगा कि चलो भाजपा फेल है मध्य प्रदेश में, भाजपा फेल है गुजरात में, लेकिन आपने कदम क्या उठाए? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं ऐसे समय में सब्सिडी देने के लिए, उसका लाभ उठाने की कोशिश आपने क्यों नहीं की? यानी कि जो दाल का जो दंगल है ये एक तरह से बराबर है चुनावी चौसर में। दोनों तरफ खामियां हैं, दोनों तरफ एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं, लेकिन काजल की कोठरी में दाग लेकिन सब पर लगे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब बिल्कुल लगिए, दाल लगे हैं, लेकिन दाल किसकी गलेगी? ये दाल की लड़ाई में, ये दाल किसकी गलेगी, ये किसकी गलेगी, ये तो 8 नवंबर को पता चलेगा। इंतजार करना होगा 8 नवंबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महागठबंधन के नेताओं ने अगले 3 चरणों के चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 3 रैलियां की, तो दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव भी जनता के बीच कई चुनावी सभाओं में पहुंचे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज नालंदा में थे। जिले के नूरसराय में उन्होंने मंच संभालते ही एनडीए पर जुबानी तीर चलाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने प्रिय मुद्दे यानी आरक्षण पर एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि वो और नीतीश कुमार मिलकर बिहार को रेलवे की तर्ज पर चमकाएंगे। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने आज फिर कई रैलियां की। वो आज पूर्वी चंपारण में, मधुबन, कल्याणपुर और पिपरा विधानसभा क्षेत्रों में जनता से मुखातिब हुए। लालू की तरह उनके निशाने पर भी एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। हालांकि अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करना वो नहीं भूले। ये जो दाल का दाम बढ़ा है उसके लिए जिम्मेवार हम हैं। मतलब समझ गए ना कि देश भर में दाल का कारोबार बिहार सरकार करती है। बिहार में 2 चरण का मतदान हो चुका है। महागठबंधन की ओर से प्रचार के लिए जेडीयू और आरजेडी के अलावा कांग्रेस भी पुरजोर तरीके से उतर रही है। आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी बिहार में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तीसरे दौर के लिए बीजेपी के नेता अब प्रचार में पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। भोजपुर जिले की बरहरा विधानसभा सीट पर मथुरा से सांसद हेमा मालिनी उतरी। उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। हेमा मालिनी ने जनता से विकास के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की और इलाके से प्रत्याशी आशा देवी को भारी मतों से जिताने की भी गुजारिश की। हेमा मालिनी साहब, भारत आगे बढ़ रहा है, आधुनिक भारत बनता जा रहा है और बिहार पिछड़ा बनता जा रहा है। स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अच्छे स्कूल्स में जाके पढ़ोगे लिखोगे तो आपको कभी कोई भी ये नहीं कहेगा कि पिछड़ा है। बिहार पिछड़ा है, पिछड़ा अति पिछड़ा, ये क्या बात हुई भाई? चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मालिनी अवस्थी का जागरूकता अभियान।
महंगी दाल, देश भर में बवाल। जमाखोरों पर छापेमारी। महाराष्ट्र में कालाबाजारियों पर मकोका लगाने की तैयारी। देखिए पहली खबर, दाल पर बवाल, आज रात 8 बजे। बिहार में एक दौर में चीनी मिलें स्थानीय रोजगार के सबसे बड़े जरियों में से एक थी। किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिलता था, लेकिन धीरे धीरे अब मिलों के बंद होने से गन्ना किसानों की हालत खराब हो गई है। किसान गन्ने की खेती छोड़ने के लिए मजबूर हैं। बिहार के पश्चिमी इलाके में बसे सीवान, छपरा और गोपालगंज को कभी गन्नांचल के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ 6 चीनी मिलें खोली गई थीं। गन्ने से पैसा मिला तो बेटी की शादी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक सब कुछ गन्ने की खेती पर ही निर्भर हो गया। लेकिन चीनी मिलें बंद होनी क्या शुरू हुई, किसानों के बुरे दिन भी शुरू हो गए। किसान त्राहिमाम कर रहा है, चूँकि हम लोग के यहाँ गन्ना बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटियों की शादी हम लोग कर लेते थे, लेकिन आमदनी का स्रोत समाप्त हो गया। मुख्य समस्या है कि कम से कम जहाँ 3 चीनी मिल चलती थी, 1 चीनी मिल का अगर यहाँ शुभारंभ हो जाए, किसानों के घरों में खुशहाली आ जाएगी। इलाके में बची कुछ चीनी मिलें भी खराब आर्थिक हालत से गुजर रही हैं। मिल मालिक गन्ना किसानों को वक्त पर पैसा नहीं दे पाते। ऐसे में गन्ने की खेती मिल मालिकों और किसानों दोनों के लिए घाटे का सौदा बन गई है। सरकार की इच्छा शक्ति की कमी, सरकार में बैठे हुए लोगों के पास संवेदनशीलता की कमी, उनके पास क्षेत्र के विकास और बिहार को इस सुंदर बिहार बनाने के नक्शे की कमी, इस बिहार को इस विदेश के मानचित्र पे एक अच्छा जगह दिलाने की सोच की कमी, बहुत सारी कमियां रही हैं जिसके वजह से आज इतने उदासीन हैं। बीच बीच में सरकारों ने एक आध कदम उठाकर मिलों में जान फूंकने की कोशिश जरूर की, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। आलम यह है कि किसान अब दूसरी फसलों की खेती कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक बदहाली के चलते ये खेती भी सीमित जोत में हो रही है और हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही है। यहाँ के चीनी मिल बहुत सारे बंद हो गए। पुराना टेक्नोलॉजी था, कोऑपरेटिव मूवमेंट भी यहाँ ध्वस्त हो चुका था। नए सीड्स, फर्टिलाइजर्स और जो किसान थे, जो लागत होता है इनपुट कॉस्ट्स, वो धीरे धीरे उनके पास जब कमी आई तो गन्ने का खेती जो है वो हाई इनपुट फार्मिंग है, उसमें एग्रेरियन लोन चीनी मिल देते हैं और उनका टाई अप रहता है किसी बैंक से। किसान परिवार से आने वाले युवा अब काम की तलाश में दूसरे प्रदेशों में पलायन को मजबूर हैं। युवाओं का मानना है कि बीते 5-10 सालों में राज्य में सड़क और कानून व्यवस्था पर तो काम हुआ, लेकिन किसानों की सुध किसी ने नहीं ली। हम लोग की हिम्मत हार रहा है, अब करें तो क्या करें, इसलिए लाचार हो कि हम गुम हो रहे हैं कि उतना पूंजी लगाई लूँ और पूंजी लगेला के बाद हम लोग कोई हासिल नहीं है, क्या करेंगे हम लोग। अब कहूँ बाहरे उपाय देखेंगे, अब इतना से कोई उपाय हम लोग का नहीं है। अब डीजल महंगा मिल रहा है, अब जानते हैं कि अनुदान किसान जो भी है डीजल लाने जाता है, नहीं डीजल लाने गया, हड़बड़ में गया, रसीद नहीं लिया, मिलता है पैसा वो मिल नहीं पाता है। यही सबसे बहुत ज़्यादा महंगा है। लोग किसानी से दूर भाग रहे हैं, धीरे धीरे बाहर जाके अपना कमाना, खेती छोड़ रहे हैं, बहुत सा खेत परित भी रह जाता है। फिलहाल गन्ना किसान बेसब्री से नई सरकार का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि अगली सरकार को इनकी बदहाली जरूर नजर आएगी। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। बिहार में अभी भी हजारों की संख्या में ऐसे कई गांव हैं जहां आज आजादी के लगभग 7 दशक बाद भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। इन गांवों के निवासी न सिर्फ अंधेरे में जीने को मजबूर हैं, बल्कि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता भी सता रही है। इन गांवों के लोगों का अब नेताओं और चुनावी वायदों से मोह भंग हो रहा है। देखते हैं पश्चिमी चंपारण जिले से एक ऐसे ही गांव से यह खास रिपोर्ट। यह है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का गांव दक्षिण पटचिरवा। दिन में यह गांव बिहार के दूसरे गांव जैसा ही नजर आता है, लेकिन शाम ढलते ही इस गांव की असली समस्या सामने आती है। यहाँ बिजली तो दूर, बिजली के तार और खंभे तक नदारद हैं। यहाँ के लोग
आज भी लालटेन युग में जीने को मजबूर हैं। बिजली नहीं है या रोशनी, हम लोगों को बच्चों को पढ़ने के लिए सब माने बहुत दिक्कत होती है। इस गांव में जो रोड भी चाहिए, स्टेट बोरिंग भी चाहिए और जो भी सुविधा माने बिजली तो नामे निशान नहीं है। जब से आज़ादी मिली तब से यहाँ बिजली का कोई नामे निशान नहीं। तकलीफ हो, कीड़ा फतिंगा डर लगेला, रोटी पकाए में अनहार रहेला और लड़कों का पढ़ाई के दिक्कत हो जाता है साफ। देश आज जहां मंगल ग्रह पर पहुंचने का जश्न मना रहा है, वहीं ये बच्चे अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। हमारे घर में बिजली नहीं है, बिजली रहेगी तो हम लोग रोशनी से पढ़ सकेंगे। इसके लिए हम लोग पढ़ाई की दिक्कत हो रही है, बिजली की नहीं है इसलिए। पटचिरवा अकेला ऐसा गांव नहीं है, ये कहानी बिहार के कई गाँव की है। हालांकि चुनाव आते आते हर बार नेता इलाके तक बिजली पहुंचाने का वादा करना नहीं भूलते। लोकतंत्र की जननी बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार के लिए दक्षिण पटजिरवा के गांव के लोग मजबूर हैं। इनका कहना है कि आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद भी लोकशाही में इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, लिहाजा ये लोग इस बार नोटा का प्रयोग करेंगे और सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। शायद इस तरीके से इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं और सरकार इनकी तरफ कुछ ध्यान दे। दक्षिण पटजिरवा जिला चंपारण से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और छपरा से बिहार चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई मशहूर भोजपुरी गायिका मालिनी अवस्थी ने छपरा में रंगारंग कार्यक्रम किया। उन्होंने हजारों की संख्या में एकजुट हुए लोगों को मतदान देने के लिए प्रेरित किया। जागरूकता अभियान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। रंगारंग कार्यक्रम की रंगारंग तस्वीरें आप भी इस बुलेटिन में जाते जाते देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। छपरा पहुंची मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी ने हजारों लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कराया। कार्यक्रम निर्वाचन आयोग ने आयोजित किया था, जिसमें सारण के प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार चुनाव की छपरा ब्रांड एम्बेसडर मालिनी ने अपने गीतों से लोगों का समा भी बांधा। अक्टूबर को तीसरे दौर का चुनाव है, जिसमें छपरा भी शुमार है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा फीसदी में वोट करें और ये रंगारंग कार्यक्रम इसी प्रयास का एक अनोखा अंदाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।